अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल खाँसी है, बलगम है या खून आलूद खाँसी आ रही है? या उनका जो वज़न है वो यकदम कम हो गया है या रात को पसीना ज़्यादा आ रहा है? तो अगर ऐसा है, इसका मतलब सीधा-सा ये हो सकता है कि उस बंदे को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि टीबी है। आज हम बात करेंगे टीबी के बारे में। टीबी एक साइलेंट किलर के तौर पर आज हमारे मुआशरे को खोखला कर रही है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये सबसे पहले जिस्म के अंदर एंट्री लेता है और इसका जो सबसे मेन टारगेट है वो हमारे फेफड़े हैं। ये हमारे फेफड़ों के ऊपर अटैक करेगा और सबसे बड़ा इसका जो इशू होता है, ये बार-बार खाँसी आती रहती है और तब तक आती रहती है जब तक आपके फेफड़े नकारा ना हो जाए। आपको साँस लेने में प्रॉब्लम होगी, आप थोड़ा-सा चलेंगे आपको साँस आना शुरू हो जाएगी, बार-बार बलगम होगी और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टीबी की वज़ह से। आप लोगों में से बहुत से लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि टीबी कोई नई बीमारी है। तो ये कोई नई बीमारी नहीं बल्कि ये काफ़ी पुरानी बीमारी है और इस बीमारी के अंदर ओवरऑल जो है, जो एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा कि ये कहाँ से आ जाता है, ये कैसे एंटर होता है? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, वो आपके नज़दीक कहीं खाँसता है, आपके नज़दीक खड़े होकर वो बात कर रहा है या आपने वो बर्तन इस्तेमाल करे जो वो भी करता है, यानी कि फ्लूइड एक्सचेंज किसी भी तरह से हो गया, ठीक है? तो ये बैक्टीरिया जो है, इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो हवा के अंदर मुहल्लिक हो जाते हैं, हवा के अंदर फैल जाते हैं। तो जब कोई नया आदमी वहाँ से गुज़रेगा या जो करीब खड़ा होगा, तो वो वाले बैक्टीरिया जो हैं आपके जिस्म में चले जाएँगे और आपके फेफड़ों के ऊपर अटैक कर देंगे। अब ये किन लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ करती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो ओल्ड एज के लोग हैं, इनको ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि इनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होती है। जहाँ पे इम्यूनिटी कम होगी, ये बैक्टीरिया फ़ौरन आपके जिस्म के अंदर एंटर होगा और आपके फेफड़ों के ऊपर जो है ये अटैक कर देगा। अच्छा, इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन है कि टीबी सिर्फ़ और सिर्फ़ फेफड़ों में होती है और कहीं हो ही नहीं सकती। हम ये तो कह सकते हैं कि इसकी जो मेन साइट है, जिस जगह आज तक ये ज़्यादा हमलावर हुई है, ये वाला बैक्टीरिया ज़्यादा हमलावर हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो फेफड़े ही हैं। लेकिन ये किसी भी जगह हो सकती है। ये आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, किसी बोन के अंदर भी हो सकती है, ब्रेन के मतलब जिस्म के किसी भी हिस्से में ये वाला बैक्टीरिया जो है, ये ग्रो कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये फेफड़ों में ही हो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि टीबी अगर इतनी खतरनाक बीमारी है तो बाकी ममालिक में तो होगी ना। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो आगाही की कमी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर टीबी हो जाए तो उसकी प्रिकॉशन मेजर्स क्या हैं, कैसे इलाज करवाना है, क्या ये वो। और जिन लोगों को पता है वो इसका इलाज स्टार्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स का अगर एक दौरानिया जो डॉक्टर की तरफ से बताया जाता है, अगर वो पूरा ना किया जाए तो वो बैक्टीरिया जो है वो दोबारा रेजिस्टेंट हो जाते हैं उन तमाम जितनी एंटीबायोटिक्स होती है उनसे वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वो दोबारा पकड़ में ही नहीं आ रहे होते। तो सबसे बड़ा मसला एक तो आगाही का है, दूसरे नंबर पर अधूरा इलाज कह लें आप, कि इलाज जो है वो पूरा आपने किया ही नहीं है। अगर आपको 6 माह, 7 माह या जितना भी कोर्स करवाया जाता है वो भी डिपेंड करता है कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर उस इलाज से आपने मतलब महीना डेढ़ वो मेडिसिन ली उसके बाद छोड़ दी तो वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो अगर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अगर हो गया तो फिर इसको हराना मतलब ऐसे समझ लें जैसे इम्पॉसिबल ही हो जाता है। इसकी शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है, अब उसके ऊपर दवाइयों का असर जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ओवर क्राउडिंग है कि एक बंदे को अगर टीबी हो गया है, डॉक्टर ने बता दिया है, तो डॉक्टर ने कहा है कि इसको ज़रा अलहदा रखें, मतलब बाकी लोगों से थोड़ा अलहदा रखें। ज़ाहिर-सी बात है अगर वो इन्फेक्टेड है तो बाकी लोगों को भी कभी असर हो सकता है। लेकिन ओवर क्राउडिंग वही बंदा आप लोगों के अंदर रह रहा होता है, वही बंदा उसी घर के अंदर भी रह रहा होता है, उसी तरह बर्तन इस्तेमाल कर रहा होता है। और दूसरे नंबर पर इसको एक और चीज़ से भी कन्फ्यूज़ किया जाता है कि अगर खाँसी वगैरह हो तो समझते हैं जी मौसमी खाँसी है। कोई नहीं जी हो जाएगी ठीक। डॉक्टर किसी नीम हकीम के पास गए, उससे दवाई ली, बस 2-4 दिन कुछ बेहतरी फ़ील की। जब तक आप एग्ज़ैक्ट बीमारी की दवाई या तशख़ीस नहीं करवा के दवाई ले रहे, तब तक आपको आइडिया कैसे होगा? अगर आपको कोई ऐसी खाँसी है जो कि जिसके अंदर बलगम के अंदर खून वग़ैरह आ रहा है, यकदम आपका वेट कम हो गया है या 2-3 हफ़्ते से खाँसी ख़त्म ही नहीं हो रही, तो आपको फ़ौरन जो है इसका टेस्ट करवाना चाहिए। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि इसका टेस्ट कौन-कौन सा होता है? तो मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले इसकी स्क्रीनिंग की एक डिवाइस भी होती है, अगर आप किसी भी लैब में जाएँ तो स्क्रीनिंग होती है, लेकिन
میرے خیال سے اس کا جو سب سے اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہے جین ایکسپرٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو بلگم کا سیمپل ہوتا ہے جو کہ آپ نے ڈیپ کف کے ذریعے اوپر لے کے آنا ہوتا ہے، بلگم جس کے اندر موجود ہو، اس کو ایک مشین کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کتنا زیادہ ہے، صحیح ہے، اس کی کنسنٹریشن کتنی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی کلچر اور سینسٹیوٹی کے ذریعے اوورآل آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کون سی اینٹی بایوٹکس ہیں جو ضروری ہیں، جو کہ لگوانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈاکٹر اس رپورٹ کو دیکھ کر، جین ایکسپرٹ کی اور کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کی رپورٹ کو دیکھ کر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ والی میڈیسن لیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو ایسا مسئلہ ہو تو جلد از جلد اپنا ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بہت